नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं और अगला अनुच्छेद है हम लोग को पढ़ना राष्ट्रपति। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। इसको खत्म करते हैं, ठीक है। यहां से शुरू होती है, देखो यहां से, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं डिटेल। आपको दिख जाएगा, अगर आपको नहीं दिखेगा ना तो आप जूम कर लेना, ठीक है। देखो इसमें है पहला अनुच्छेद। अनुच्छेद इसमें बोला गया है बामन। देखो अनुच्छेद जो बामन है ना, वो सीधा बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। बामन जो है वो भारत में एक राष्ट्रपति का बात किया गया है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब सीधा कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति जो होगा वो भारत के राज्य के प्रमुख, मतलब हेड ऑफ स्टेट होगा। ये अनुच्छेद किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया। और देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो भाग 5 में आ गए हैं। देखो भाग 5 के काम में मूल कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य को बारे में देखो। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक आम पब्लिक को तो फंडामेंटल राइट्स मिल गया था 12 से 35 तक। फिर 36 से 51 तक हम लोग को मिल गया राज्य के रिस्पॉन्सिबिलिटी, आम पब्लिक का फंडामेंटल राइट्स। तो क्या किया गया ना, पब्लिक को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको क्या क्या कर्तव्य होगा। तो ऐसे 12 कर्तव्य है जो एग्जाम में पूछ देते हैं कभी कभी, लेकिन बिहार दरोगा प्रेफरेंस से तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ भी सकता है। तो इसलिए जो मूल कर्तव्य है ना वो 51 के है। अब हम लोग चलते हैं भाग में संघ की कार्यपालिका। देखो तो अनुच्छेद 52 क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब अनुच्छेद 53 ये कहता है कि जो भारत की कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब ये कह रहा है कि जो इस शक्ति का जो प्रयोग होगा ना, वो संविधान के अनुसार और मंत्री परिषद की सहायता से कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। तो अनुच्छेद 53 में बोला गया है। तो अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उनमें कौन कौन भाग लेंगे। देखो निर्वाचन कैसे होगा ये नहीं, कौन कौन भाग लेंगे। तो देखो ध्यान से समझते हैं। एक तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, एक राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है। एक लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो अनुच्छेद 54 में भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 क्या हो गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति है, कौन कौन भाग ले राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। देखो अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 55 में कहता है कि अनुच्छेद 55 में यह कहता है कि राष्ट्रपति जी का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। तो देखो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, आपको पता है कि ये एक मतलब इनडायरेक्ट रूप से होता है। मतलब इसमें जनता जो होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, मतलब डायरेक्ट रूप से यहाँ पे भाग नहीं लेती है, ठीक है। क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है, समझ रहे हो ना। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद देखो 56 में कह रहा है ना, अनुच्छेद 56 में कह रहा है कि उनका कार्यकाल कितना होगा, मतलब समय कितने दिन तक रहेगा। कार्यकाल क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय जी का। 57 में कहा गया है कि अगर कोई राष्ट्रपति मान लो कि 5 साल रह गया, अब वो फिर से री इलेक्शन में चुना जा सकता है। तो बिल्कुल री इलेक्टेड राष्ट्रपति भारत में परमिशन है, कोई भी राष्ट्रपति कितने भी चुनाव लड़ सकता है या निर्वाचित हो सकता है। 58 में कहा गया कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, किसका? राष्ट्रपति का, उनकी योग्यता क्या होगी। 59 में कहा गया ना कि उनकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगा, राष्ट्रपति जी का कंडीशन क्या रहेगी, ठीक है। और ये हो गया 59। 60 में देखो 59 हो गया,
60 में कहा गया कि उनकी शपथ कौन लेगा, तो शपथ कौन लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय को। देखो 61 में कहा गया कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लगेगी। देखो राष्ट्रपति जी के जो महाभियोग की प्रक्रिया होता है ना, अनुच्छेद 61 में। देखो अनुच्छेद 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति को कोई भी सदन में आप महाभियोग लगा सकते हैं, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, लेकिन ऐसा करने से पहले उनको 14 दिन पूर्व आपको सूचित करना होगा, ठीक है, और 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर करना होगा, और सूचित करने के लिए लेटर जो आप भेजोगे 14 दिन पूर्व, उनमें 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। और आप कहीं भी लोकसभा में भी इसका ला सकते हो इम्पीचमेंट, राज्यसभा में ला सकते हो। अगर लोकसभा में लाया गया, मान लो लोकसभा में लाया गया, तो 2/3 बहुमत से पास होना होगा, टोटल सदस्य के 2/3 बहुमत से पास होगा। फिर ये जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में जाएगा ना तो राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा बोलने के लिए कि आप आइए अपना पक्ष रखिए, या तो राष्ट्रपति जी आएंगे, राष्ट्रपति के कोई प्रतिनिधि भी आएंगे, आ सकते हैं। फिर वो लोकसभा से राज्यसभा में जाएंगे तो वहां पे भी 2/3 बहुमत से पारित होगा, और अगर दोनों सदन से पारित हो गया तो राष्ट्रपति जी अपना पद जो है वो त्याग देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 61। अब प्रश्न था कि इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो सदन का 2 ही सदस्य है, राज्यसभा और लोकसभा, सदन का 2 ही तो हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसमें मनमोनित भी भाग लेते हैं और निर्वाचित भी भाग लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 हो गया, अनुच्छेद 60 भी हो गया, 61 भी हो गया। देखो अनुच्छेद 62 में कहता है कि अगर राष्ट्रपति जी का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है, जैसे उन्होंने त्याग दे दिया, या उनको मृत्यु हो गई, या बीमार है, या किसी कारणवश वो अब अनअवेलेबल है, मतलब वो विदेशी दौरा, मतलब कुछ भी हो सकता है उनके साथ, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद होगा वो खाली माना जाएगा। इस अनुच्छेद के अंदर में फिलिंग की जो प्रक्रिया होगी वो 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति को चुनाव कराया जाएगा, और इसी मतलब ना 6 महीना के अंदर में राष्ट्रपति जी का चुनाव कराना कंपलसरी हो गया। अब देखो हटाया कैसे जाएगा, देखो या तो हटा दिया गया हो वो भी पद खाली माना जाएगा, मृत्यु हो गया या इस्तीफा दे दिया हो, या कुछ भी हो सकता है, तो 6 महीना के अंदर एक राष्ट्रपति को चुनाव कराना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 62 कहता है। देखो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में बोला गया है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो राज्यसभा का पदेपन सभापति होगा, देखो जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का उपसभापति होते हैं, मतलब सॉरी राज्यसभा का पदेपन सभापति होते हैं 64 में, ठीक है। अनुच्छेद 65 के कहता है कि अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त के दौरान, देखो अनुच्छेद 65 में क्या बोल रहा है समझते हैं। अनुच्छेद 65 में ये कहता है कि अगर मान लो राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त खाली जाए, या किसी कारणवश से खाली हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद में खाली है तो वो पद रिक्त हो गया है, तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो अस्थायी से टेम्पोररी रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कौन सा अनुच्छेद बोलता है, अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद यही 65 कहता है कि अगर मान लो राष्ट्रपति जी का पद खाली है, या उन्होंने आकस्मिक किसी कारणवश खाली है, तो जो राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उस समय उपराष्ट्रपति महोदय जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 66 में कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो देखो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी तरीका से होता है जैसे राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है। इसमें भी संसद के दोनों सदन के मनमोनित सदस्य भी और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें भी इनडायरेक्टली रूप से संसद के दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें निर्वाचित और मनमोनित सदस्य दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें राज्यसभा के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना वो भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 66 क्या कहता है कि इसमें कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे।
अनुच्छेद 67 का था कि उनका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कितनी टाइम पीरियड होगा। तो अनुच्छेद 67 का टाइम पीरियड क्या होगा। अनुच्छेद 67 ए, अनुच्छेद देखो अनुच्छेद 67 ए समझते हैं, अनुच्छेद 67 ए, अनुच्छेद 67 बी और अनुच्छेद 67 सी। ये अनुच्छेद 67 ए अनुच्छेद, क्योंकि ये यहाँ से देखो हाल फिलहाल में चर्चा में था तो पूछा जाएगा, समझ रहे हो। देखो अनुच्छेद 67 ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होगा, यहाँ तक क्लियर है, मतलब उनका टाइम पीरियड क्या होगा। लेकिन अनुच्छेद देखो अनुच्छेद, हाँ आप देखो अनुच्छेद 67 में ही सारा चीज बताया गया कि उनका कार्यकाल क्या होगा, इस्तीफा कैसे दिया जाएगा और उनकी प्रावधान, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, अनुच्छेद 67 में ही है। तो अनुच्छेद 67 की ऑल पीरियड में समझते हैं, तो मतलब ना उनका जो इस्तीफा होगा वो कैसे होगा। तो अनुच्छेद 67 में ही दिया गया, अनुच्छेद 67 के ही द्वारा जो होती है ना वो मतलब इम्पीचमेंट होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना कि अनुच्छेद 67 के द्वारा ही क्या करेंगे वो उनका कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 67 ए, अनुच्छेद 67 ए में उनका कार्यकाल है, अनुच्छेद 67 बी में वो इस्तीफा देंगे, अनुच्छेद 67 बी में वो अपने इस्तीफा देंगे, अनुच्छेद 67 बी में, अनुच्छेद 67 बी में किनको इस्तीफा देंगे, मतलब वो अपना इस्तीफा लौटा सकते हैं, रिकग्निजेशंस जो है ना वो लौटा सकते हैं इस्तीफा। जैसे हाल ही फिलहाल में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़ जी, वो आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 67 ए के द्वारा वो अपना पद से इस्तीफा दिए थे, ठीक है। तो अनुच्छेद 67 ए में उनकी कार्यकाल और अनुच्छेद 67 ए में उनका कार्यकाल क्या है, अनुच्छेद 67 ए में उनका इस्तीफा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है, तो समझ में आ गया। तो अनुच्छेद 67 ए क्या बोलता है, उनका जो इस्तीफा का पद होगा वो दिया जाएगा, किनको देंगे, राष्ट्रपति महोदय जी को देंगे। यहाँ तक क्लियर है, देखो यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से आगे चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक भरने के निर्वाचन की पदावधि। जैसे मान लो कि उपराष्ट्रपति का पद मान लो खाली हो जाता है, तो एटलीस्ट 6 महीना के अंदर उपराष्ट्रपति को चुनाव करा लिया जाएगा। हाल ही फिलहाल आपने देखा जो जगदीप धनखड़ जी थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब इस्तीफा दिए तो क्या हुआ, अनुच्छेद 67 ए के द्वारा वो अपने पद से इस्तीफा दिए, तो वो फिर से 6 महीना से भी कम लगा, 2 ही 3 महीना के अंदर क्या हुआ, चुनाव हो गया। तो अभी राधा मोहन कृष्ण जी बने हैं उपराष्ट्रपति, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो समझो 67 में कहा गया है कार्यकाल वाइस प्रेसिडेंट का, 67 ए में है उनका इस्तीफा, रिजाइन देंगे वो, और 67 बी में है कि अगर उनको हटाना पड़े तो हटाया जा सकता है, लेकिन जब हटाने की बारी आएगा ना तो सिर्फ और सिर्फ केवल संसद द्वारा हटाएगा, वो भी कहां से, राज्यसभा से ही हटाया जाएगा, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है। यहाँ तक और भी विशेष बहुमत द्वारा उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है, और भी केवल संसद के द्वारा दोनों सदनों की अप्रूवल से ही हटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है ना उसे, लेकिन उनके लिए काफी जटिल है, इनके लिए थोड़ा इजी है। फिर है देखो, फिर कह रहा है ना कि अनुच्छेद 70 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाएगा और प्रतिज्ञान लिया जाएगा, किसको देना, कौन देंगे, वो देंगे, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 70 में कहा कि अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन, जैसे मान लो कभी कभी राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को कोई कार्य देंगे तो उनको करना होगा, ठीक है। मान लो कि राष्ट्रपति महोदय जी को
कहीं छुट्टी पे चले गए या कोई कुछ दिन के लिए बीमार हैं, तो ये क्या होगा, राष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट को अपना काम सौंप के चले जाएंगे। मतलब अनुच्छेद 70 ये कहता है ना कि ऐसी कोई भी उत्पन्न हो जाए जिनमें राष्ट्रपति का जो निर्वहन है, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, वो संविधान में तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट इसको कानून बनाकर तय कर सकती है किस स्थिति में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के कार्य करेगा। तो मोस्टली देखोगे ना तो वाइस प्रेसिडेंट ही काम करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 71 कहा गया है कि कोई भी मामला या तो वो राष्ट्रपति का हो या वाइस प्रेसिडेंट का हो, और चुनाव से संबंधित मामला कोई भी विवाद अगर खड़ा होती है तो आप सीधे कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, और यही मसला सुप्रीम कोर्ट में सुलझा दिया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि नहीं। मैं इसको हटाता हूँ। तो 71 में कहा गया कि कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो भी चुनाव से संबंधित विवाद होंगे वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट इस मसला को आसानी से सुनेगा और अंतिम फैसला माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई और है ये जस्टिस तो है ना, फाइनल जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा, और उनके लिए सर्वोपरि मान होगा। 72 में कहा गया है, देखो 72 में क्या है ना, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है। जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो है ये राष्ट्रपति जी का क्षमादान, बहुत सारे की क्षमादान की होती है। 73 में कहा गया कि संघ कार्यपालिका का विस्तार, जैसे संघ कार्यपालिका का विस्तार है ना, जैसे एक है समवर्ती सूची, एक है संघ सूची, एक है राज सूची। तो जो कार्यपालिका होगा, संघ की कार्यपालिका, वो ये सुनिश्चित करेगा कि कौन कौन से विषय पे कानून कब बनाया जा सकता है। तो कभी कभी आप देखते हो ना कि राज्यसभा क्या करती है, ये राज्य की कानून बना देती है, बनाती है कि नहीं। तो ये संविधान में अनुच्छेद 73 में दिया गया कि संघ की जो कार्यपालिका होगी वो कितनी दूर तक विस्तार होगा, ठीक है, ये बोला गया है। 74 में देखो क्या कहा गया है, थोड़ा सा मैं 74 दिखाता हूँ आपको। 74 में रुको, देखो 74 में मैं इधर ही रखता हूँ क्योंकि वो दिखता नहीं है। 74 देखो 74 क्या कह रहा है, देखो 75 भी है इधर। देखो 74 ये कहती है ना, देखो हम लोग वहां तक पढ़ लिए थे। 74 ये कहती है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का व्यवस्था किया जाएगा, और जिसकी मुख्य जो होंगे वो प्रधानमंत्री जी होंगे। तो ये 74 में कहा गया, मतलब ना सीधा सीधा क्या हो गया, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था किया जाएगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रियों के अन्य उपबंध, मतलब ना कि मतलब इसमें देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही साथ जितने सारे मंत्री परिषद होंगे उनकी नियुक्ति करेगा, लेकिन जो मंत्री परिषद की नियुक्ति होगा तो प्रधानमंत्री की सलाह से किया जाएगा। ये अनुच्छेद 75 में कहा गया, ठीक है, समझ में आ गया। और अनुच्छेद 73 में क्या बोला गया था, सिंह की कार्यपालिका का विस्तार मंत्री परिषद करेगा। मतलब ना कभी कभी देखते हो ना, कानून जो बनाने की शक्तियां होती है वो सीमित हो या विस्तृत हो, इसकी पावर दिया गया है। मतलब यही बोला गया ना कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगा ना, उनका एक सीमा विस्तृत होगा कि संसद कहाँ तक कानून बनाने का अधिकार है, समझ रहे हो ना। जैसे आप देखते हो ना, संसद संविधान में आप देखोगे तो 249, 250 और 252 पे भी क्या करती है, राज्य सरकार पे कानून बना लेती है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक देखो हम लोगों ने समझा, फिर से इसको रिपीटेशन कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। जल्दी में कर लेते हैं। देखो पहला है कि 52 क्या कहा गया है, 52 कहा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन भाग लेगा, तो कौन भाग लेगा, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये सब भाग लेंगे।
फिर बोला गया 56 में कि राष्ट्रपति का पदावधि कार्यकाल कितना होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जानते हो 5 साल का होती है। फिर बोला गया कि 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता, मतलब राष्ट्रपति फिर से इलेक्ट हो सकते हैं, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है, अगर मान लो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो वो फिर से चुनाव लड़ सकती है, अगर जीत गई तो फिर से राष्ट्रपति बन सकती है, चाहे तो कितनी बार बन सकती है। अनुच्छेद 58 में उनका क्वालिफिकेशन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। 59 में कहा गया कि राष्ट्रपति का जो टर्म कंडीशन होगी, शर्तें, वो क्या होगी। शर्तें मतलब कि वो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, कोई भी लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, और लोकसभा के जो अध्यक्ष बनने की क्षमता होती है ना, सदस्य बनने की, वो योग्यता होनी चाहिए। ये शर्तें बोला गया। 60 में कहा गया कि राष्ट्रपति का जो शपथ और प्रतिज्ञान होगा वो लिया जाएगा। 61 में कहा गया कि राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होगी, मतलब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता, मैंने डिटेल आपको समझा दिया हूँ उससे पहले भी। 62 में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए तो एटलीस्ट 6 महीना के अंदर में वो पद को जल्द से जल्द भर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का पद काफी इंपॉर्टेंट पद होता है, तो ज्यादा विलंब नहीं करें, 6 महीना के अंदर भर ले। अब राष्ट्रपति का पद किस स्थिति में खाली हो सकता है? बहुत सारे परिस्थिति है, वो त्याग पत्र दे सकती है, उनकी मृत्यु हो सकता है, या तो वो इस्तीफा दे सकते हैं, या पद से हटाया जा सकता है, या संविधान के अनुसार चल नहीं रहा, बहुत सारे कारण होते हैं, तो पद खाली माना जाएगा। 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति का पद किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेपन सभापति होगा, ये 64 में कहा गया है। अगर राष्ट्रपति के पद आकस्मिक रिक्त हो गए हैं, उस दौरान अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, मतलब करवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय जी बनेंगे, ये अनुच्छेद 65 में बोला गया है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, तो संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, या तो निर्वाचित हो या मनमोनित, दोनों भाग लेते हैं। अनुच्छेद 67 में कहा गया कि उनकी समय पीरियड क्या होगी, मोस्टली 5 साल होती है, ठीक, हाँ, और इसी के समय देखो 67 में कार्यकाल, 67A में उनको इस्तीफा देंगे, 67A के तहत इस्तीफा देते हैं, और 67B के तहत उनको हटाया जा सकता है। 68 में कहा गया कि अगर उपराष्ट्रपति किसी कारणवश से उनका पद खाली हो जाता है तो आकस्मिक रिक्त भरने के लिए मैक्सिमम पीरियड टाइम 6 महीना है, उनके अनुसार उनको पद भर लिया जाएगा और 6 महीना के अंदर उनको चुन लिया जाएगा। अनुच्छेद 69 में क्या बोला गया कि उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा लिया जाएगा। 70 में कहा गया कि आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, जैसे कभी कभी क्या होती है ना, देखो ये संसद डिसीजन लेता है कि मान लो राष्ट्रपति जी आकस्मिक रूप से 2, 4, 10 दिन या 20 दिन या महीना दिन या जो भी हो, राष्ट्रपति अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर पा रही है और उस समय सिचुएशन कुछ अलग टाइप चल रहा हो, तो जो भी कार्यकाल होंगे ना, उपराष्ट्रपति मोस्टली राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ये कोई निश्चित यहाँ पे संविधान में डिटेल नहीं बताया गया कि कौन राष्ट्रपति बनेंगे, समझ रहे हो ना। मोस्टली उपराष्ट्रपति तो बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, संसद तय कर लेगी कि कौन राष्ट्रपति बनेंगे। फिर 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भी निर्वाचन संबंधी विषय पे जो भी विवाद होगी वो सुप्रीम कोर्ट इसको सोल्व कर लेगा। अनुच्छेद 72 में कहा गया कि क्षमा दंड और कुछ भी मामले दंडेश के निलंबन, परिवहन और लघुकरण की जो भी शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति जी क्षमा कर सकते हैं, मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं, सजा में चेंज कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, सजा अगर 10 साल है तो उसको 5 साल कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। तो ये सब पावर राष्ट्रपति जी को दिया गया है। अनुच्छेद कौन सा 72 में, अनुच्छेद कौन सा 72, अनुच्छेद कौन सा 72, अनुच्छेद कौन सा 72। अनुच्छेद 73 में कहा गया ना कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। देखो आपको पता है कि हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची है वो एक संघ सूची है, मतलब संघ सूची, समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची है ना। तो उसमें से कौन संविधान को मतलब कौन कितना कानून बना सकता है, तो कभी कभी आप देखते हो तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है उसमें राष्ट्रपति भी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्य की कानून बना लेती है, जैसे 249 में बनाती है, 250 बनाती है, 251 बनाती है। तो ये सब ऐसे अनुच्छेद है जो बनाया जाता है, ठीक है।
अब कहोगे 249 क्या है, तो 249 पता है क्या है? 249 जो है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अनुच्छेद 73 क्या बोलता है, ये तो समझ में आ गया। अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 49 क्या कहता है, सब आगे तो पढ़ेंगे ही। मोस्टली क्या है ना, राज्यसभा इस पे कानून बनाती है राष्ट्र हित में, मैं आगे पढ़ाऊंगा। अनुच्छेद 74 जो है ना, वो राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया है, और उस मंत्री परिषद में जो मुख्य होगा या हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। और जो भी मंत्री परिषद की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति की करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। देखो आगे चलते हैं। देखो आगे है कि भारत में 76 में एक महानवादी का बात किया गया। महानवादी क्या होती है ना, भारत सरकार का एक सबसे उच्च अधिकारी होता है वित्तीय कानूनी मामले में। जैसे भारत, मान लो कोई भी भारत सरकार बिल लाती है, बिल मतलब विधेयक, तो क्या होती है ना, पहले महानवादी जो उनको चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं ना जो संविधान के खिलाफ हो, या आगे जाके ये सुप्रीम कोर्ट इसका एक्शन ले ले। बहुत सारे, तो भारत सरकार में हर कोई तो कानूनी सलाहकार नहीं हो सकता, उनको कानून की जानकारी नहीं होती है। तो भारत सरकार अपने लिए अनुच्छेद 76 से बोला गया है कि अपना एक महानवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि राज्य सरकार का कार्य संचालन, देखो कार्य संचालन का मतलब होता है सीधा कि अनुच्छेद 77 में ये बोला गया है कि जो भी कार्य होगा वो सब राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। जैसे कल के दिन अगर आप मान लो सीजीएल से नौकरी ले लेते हो और बन जाते हो इनकम टैक्स ऑफिसर, तो जो भी अपॉइंटमेंट लेटर आएगा वो राष्ट्रपति के नाम पर आता है, आप देखना। या कोई भी, जैसे मोदी जी विदेशी दौरा करते हैं तो सब राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। तो संविधान के तहत जो भी काम होंगे संघ की कार्यपालिका का, वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। देखो ये अनुच्छेद 78 जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो समय समय पे क्या होती है ना, देश में बहुत सारे मैटर सोल्व करना होता है, किसको? प्रधानमंत्री जी को। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा आतंकी हमला हुआ पहलगाम में 22 जुलाई को, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ये सब जो घटनाएं होती है ना, राष्ट्रपति को कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री को कर्तव्य होगा कि समय समय पे सारी घटनाएं आप राष्ट्रपति जी को सूचित करें। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 78 में ही कहा गया है, तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो अनुच्छेद 79 कहता है संसद का गठन। संसद का गठन मतलब ना, अनुच्छेद 79 जो है वो क्या बोलता है, संसद का गठन होगा, ठीक है। फिर 80 कहता है कि राज्यसभा का संरचना, राज्यसभा का क्या संरचना होगी, क्या क्या होगा, रूल और नियम सब 80 में बताया गया है। मानो ना तो उसकी पूरी पावर दिया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का संरचना के बारे में बताया गया है। देखो हमारे देश में क्या है ना, आपको पता है कि हमारा देश में एक यूनियन लेजिस्लेटिव है जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। हमारी संसद को पार्लियामेंट ही तो कहते हैं या संसद कहते हैं। वो आपको पता है कि 3 पार्ट से बना हुआ, एक राष्ट्रपति से, एक राज्यसभा से और एक लोकसभा से, यही से बना हुआ है ना। संसद जो है हमारा, संसद जो है ये वाइस प्रेसिडेंट से बना हुआ है, लोकसभा से बना हुआ है और राज्यसभा से बना हुआ है, ठीक है। तीन बॉडी से मिलके बना हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये संसद की जो संरचना है ना, गठन, वो 79 में है। 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो 82 क्या कहता है, समझते हैं। 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन करना। देखो समझते हैं। देखो 82 में है ना, आप जानते हो ना कि हमारा जो संविधान है उसमें सीटों की गणना की जाती है हर लगभग बहुत साल बाद। जैसे अनुच्छेद यही 82 की बात कर रहा हूँ कि हर 10 साल बाद क्या होती है, जनगणना होती है।
और जनगणना में क्या होती है ना, जनसंख्या के बढ़ना या घटना। मोस्टली जनसंख्या बढ़ती है, तो प्रत्येक क्षेत्रीय जो निर्वाचन होती है उसमें विभाजित किया जाता है कि कितना सीट रहेगा। समझ रहे हो ना, कितना सीट रहेगा। तो यही यही होती है ना कि राज्यों का लोकसभा के सीटों का पूर्ण निर्धारण किया जाता है, और प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन में कितनी विभाजित होगा ये किया जाता है। और पुनः जब तक कि पूर्व निर्धारण का प्रभाव नहीं होता समय तक वही लागू रहता है। ठीक है, ये सब संसद करती है। मतलब ना प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पूर्ण निर्धारण करना, क्षेत्रों का विभाजन करना, ये सब संसद का काम है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अनुच्छेद 82 में यही बात बोला गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अनुच्छेद 83 देखो क्या कहता है कि अनुच्छेद 83 है ना कि संसदों की मतलब अनुच्छेद 83 कहता है संसदों की अवधि, मतलब ये बताता है कि राज्यसभा और लोकसभा की जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा। देखो आपको पता है ना कि हमारा जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी आप विघटित नहीं कर सकते हो। लेकिन लोकसभा बहुमत पे टिका रहता है, जैसे ही बहुमत गया लोकसभा भंग हो जाती है। तो ये बात हमारे अनुच्छेद 83 में बोला गया है। अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा का टाइम पीरियड कितना होगा। तो अनुच्छेद 83 में जो राज्यसभा है ना वो एक अस्थायी सदन है, सबको पता है, एक परमानेंट हाउस है, इसे कभी भी आप डिजॉल्व नहीं कर सकते हो। और इस सदस्यों को आप देखोगे ना तो 1/3 सदस्य हर साल, हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, वो 2 वर्ष बाद क्या हो जाती है, रिटायर हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है लोकसभा का, हाउस ऑफ पीपुल का, तो ये मोस्टली 5 साल की होती है। लेकिन 5 साल कब रहेगा, जब वो बहुमत में है, बहुमत में है। लेकिन बाय चांस की बहुमत गिर गया तो सरकार ही गिर जाती है, तो टूट जाती है, या कोई नेशनल इमरजेंसी आ गया तो फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो, तो 6 साल करते हैं लोग। कोई अगर देश में मान लो वित्तीय घटना घट गई तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ, अब आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो मोस्टली जानते हो क्या किया जाता है, 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन आपातकाल मोस्टली 6 महीना और मैक्सिमम 1 साल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 83 में यही बोला गया है। 84 जो है ना ये संसद की सदस्य की अध्यक्षता, मतलब ना उनका क्वालिफिकेशन बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि संसद की क्वालिफिकेशन क्या है। तो संसद की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, यही ना बोला जाता है। तो मुख्य बात यही है कि उनकी क्वालिफिकेशन की बात की गई है, मतलब उनके योग्यता की बात किया गया है, उनकी योग्यता क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब ना लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग योग्यता है। जैसे लोकसभा 25 वर्ष है, राज्यसभा 30 वर्ष है। प्रतिनिधि लोकसभा जनता के द्वारा चुनते हैं, वो राज्यसभा के शासित प्रदेश के द्वारा चुना जाता है। फिर आप देखोगे ना तो इस तरह से हम लोग को बताया गया। ठीक है, देखो अब जब आगे जाओगे ना तो ये तो देखो अनुच्छेद 84 जो है ना वो क्या है, संसद के योग्यता है। लेकिन जब आगे जाओगे 102 तो वो डिस्क्वालिफिकेशन, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखो अनुच्छेद 85 कहता है ना कि संविधान को संसद का सत्र चल रहा हो, सत्रवासन करना हो या विघटन करना हो तो ये राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो ये अनुच्छेद 85 में दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 85 यही निर्धारित करता है कि समय समय पर क्या होगा, स्थगित होगा, लोकसभा को भंग करना, ये सब काम राष्ट्रपति जी को है। ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब राष्ट्रपति समय समय पर प्रत्येक सदन को बुलाएगा। और ये भी आपको पता होगा कि 2 सदन के बीच के अंतर 6 महीना से अधिक नहीं होगा। देखते हो ना, अभी जैसे ठंडा का मौसम आ रहा है तो अभी विंटर वाले चलेंगे ये बजट सत्र आने वाला है अगले कुछ दिन बाद होगा ना, तो ये सब चलती है डिजॉल्व, ये सब राष्ट्रपति जी का काम होता है। तो देखो, आहन करना, स्थगित करना, भंग करना,
आहवान करना का मतलब होता है संसद के सत्र को शुरू करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाना। संसद के सत्र समाप्त करना, लोकसभा भंग नहीं हो सकती है, सत्र को समाप्त करना होता है। और लोकसभा को पूरी तरीके से समाप्त करना और एक नया चुनाव आवश्यक है, ये भंग करना होता है। एक चीज और कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पता ही है आपको, ये सब पता है ना। हाँ, जैसे आप बजट सत्र अभी आने वाला है, फरवरी से मई चलेगा, फिर मानसून सत्र जुलाई से सितंबर चलेगा। अभी देखो विंटर सीजन चलेगा, शीतकालिक सत्र शुरू होने वाला है नवंबर से दिसंबर। अभी जैसे ही अक्टूबर खत्म होगा तो नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसमें देखोगे ना तो बहुत से लोग क्या करेंगे, नए नए बिल लाते हैं। तो अनुच्छेद 85 यही कहता है। देखो अनुच्छेद 86 देखो क्या कहता है, अनुच्छेद 86 यही कहता है कि संसद के जो भी अभिभाषण होंगे और उनके संदेशों को भेजने के राष्ट्रपति का अधिकार होगा। मतलब ना कि जो भी संसद में, मतलब अनुच्छेद 86 ये कहता है कि जो भी संसद के दोनों सदनों में संबोधित किया जाएगा, जो भी एड्रेस किया जाएगा, उसे संदेश मैसेज भेजने का अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, सिंपल शब्दों का ना कि राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों के साथ जो भी एड्रेस कर सके, उस उद्देश्य से संसद के किसी भी सदन में आप बुला सके। नहीं समझा? जैसे क्या होती है ना, देखो समझो, संबोधन मतलब होता एड्रेस देना। राष्ट्रपति क्या करेंगे, संसद के दोनों सदनों को, या तो राज्यसभा हो या लोकसभा, एक साथ अलग अलग संबोधित कर सकते हैं। बिल्कुल। संदेश, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राष्ट्रपति संसद या किसी भी सदन को किसी विषय पर संदेश भेज सकते हैं, राष्ट्रपति जी की मैं बात कर रहा हूँ, या दोनों सदनों के लिए संदेश विचारक आवश्यक जो है ना मेडिट्री है, वो कर सकते हैं। तो ये सब किसमें है? अनुच्छेद 86 में बोला गया। सिंपल समझो ना कि अनुच्छेद 86 जो है वो क्या है? मैसेज भेजना राष्ट्रपति को। किनको? संसद को। ठीक है। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। देखो अनुच्छेद 87 में क्या कहता है ना, राष्ट्रपति जी विशेष अभिभाषण करते हैं। कब करते हैं मैं बताता हूँ कब करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय जी कब विशेष रूप से अभिभाषण करते हैं, जब 5 साल पूरा हो जाती है और कोई नया लोकसभा बनता है, तब अभिभाषण करते हैं। नहीं तो आप देखोगे ना तो हर साल जब बजट तैयार होती है और जनवरी या फरवरी में, फरवरी में जब उनको वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता, पेश किया जाता, उससे एक दिन पहले देखोगे ना तो क्या करते हैं, वो अभिभाषण देते हैं। और ये अभिभाषण या तो ज्वाइंट सेशन को करते हैं या किसी भी तरीका से कर सकते हैं। और इसमें सरकार की पूरी जो भी नीतियां होती है ना, कार्यक्रम, पॉलिसी, प्रोग्राम, सब राष्ट्रपति जी बताते हैं। मतलब सीधा समझो ना कि राष्ट्रपति महोदय जी सरकार को क्या करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है। लेकिन पता है ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। लोकसभा का जब गठन होता है तब ये हर वर्ष बजट सत्र के शुरुआत होने के बाद। क्यों? क्योंकि जो होती है ना पॉलिसी हो, अचीवमेंट हो, फिर हो गया आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के जो भी चर्चा है, सब राष्ट्रपति जी, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज देना हो, सब राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। ठीक है। पता है जो ये संबोधन होता है ना, इस पर कोई प्रश्न की नहीं उठा सकते हुआ। जब संबोधन होती है तो राष्ट्रपति महोदय जी को मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है, एक बिल, मतलब दोनों सदनों में चर्चा होती है और सांसद जो राष्ट्रपति के बहस करते हैं और सरकार के कार्यों पे प्रश्न उठा सकते हो, आपका दायित्व है, उठा सकते हो। लेकिन चर्चा के जो भी उत्तरदायी होगा ना, एक अकाउंटेबल होती है और ये काफी गंभीर मुद्दा बन जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 86 देखो, अनुच्छेद 86 क्या है? अनुच्छेद 86 जो है ना वो एक नॉर्मल रूप से किसी भी, देखो दोनों एक ही है, ध्यान से समझो, दोनों एक ही है, संसद को मैसेज देना। लेकिन अनुच्छेद 87 जो है ना वो विशेष संबोधन है। लेकिन अनुच्छेद 86 जो है वो एक नॉर्मल है, फॉर्मल, जब चाहे किसी समय राष्ट्रपति जी संसद को मैसेज दे सकते हैं, चाहे राज्यसभा को या लोकसभा को या ज्वाइंट में, कभी भी उनको लगे कि मैं कुछ सूचना या समझा दो, बुझा दो, कर सकते हैं, ये उनका है। और देखो ये जो 86 है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, उनको मन होगा करेंगे, नहीं मन होगा ना करेंगे।
लेकिन जो 87 होता है ना वो मैंडेटरी होता है। क्यों? क्योंकि हर साल बजट शुरू होती है तो उनको भाषण देना कंपलसरी होता है। और नया बजट जब कोई भी नया 5 साल के बाद चुनाव होता है तो जो पहला सत्र शुरू होता है ना राष्ट्रपति के एकदम पहला दिन, उस दिन ये भाषण देते हैं, तो ये मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो अनुच्छेद 88 है ना, संसद के बारे में मंत्री और महानवादियों को अधिकार है। देखो 88 में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, स्पेशली किसको? महानवादी को। महानवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है संविधान के तहत जो संसद के किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल की कार्यवाही में भाग लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो है ना मंत्री भारत के महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संसद के किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, भाग ले सकता है, बट मतदान देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 88 में एक और है, जैसे मिनिस्टर लोग को देखा गया ना, तो संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, जैसे मान लो मोदी जी को राज्यसभा में भाषण देना है तो बिल्कुल जाके दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब मतदान की बारी होगा ना मोदी जी को, तो राज्यसभा में नहीं वोट देंगे, जब भी आके देना होगा लोकसभा में देंगे। कहे क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं। तो देखो 88 में ये कहा गया है कि जो भी मंत्रीगण है वो सदन के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठक की कार्यवाही को सुन सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब भी वोट देने की बारी आएगा तो मंत्री जो होंगे, मंत्री जैसे अश्विनी वैष्णव राज्यसभा के सदस्य हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में वोट देंगे, लोकसभा में वोट नहीं देने का अधिकार है उनका। और महानवादी का तो कहीं भी नहीं, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, ये बात है। तो पूरा अधिकार जो है ना वो 88 के द्वारा दिया गया। नहीं समझा? फिर से समझाते हैं। जैसे मान लो कि मान लो, ऐसे समझो, बहुत सिंपल है। देखो मैं समझाता हूँ, क्यों नहीं मैं समझा सकता। देखो भाई बहुत सिंपल, ये बोला गया ना 88 में, ऐसे देखो 88 जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, और 84 सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक भी अनुच्छेद आप मिस नहीं कर सकते, सारा अनुच्छेद आप याद करोगे, ऑप्शन से कलेक्ट कर लोगे। देखो ये कह रहा ना कि अनुच्छेद 88 ये कहता है कि जो भी मंत्रीगण होंगे, ये तो लोकसभा होगा, लोकसभा या राज्यसभा होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अश्विनी वैष्णव आप देखोगे ना तो राज्यसभा का सदस्य है, तो अगर उनको बोलना है, कुछ सुझाव देना है या कुछ भी करना है तो ये लोकसभा में आके दे सकते हैं। लेकिन वोट की जब बारी आएगा तो लोकसभा में नहीं देंगे, सिर्फ राज्यसभा में देंगे। ये तो हो गया मंत्रीगण का। लेकिन जो महानवादी जो होते हैं वो लोकसभा भी जा सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन जब वोट की बारी आएगा ना तो लोकसभा में देंगे ना राज्यसभा। ये बात बोला गया है अनुच्छेद 88। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो अब आती है संसद के अधिकारियों के बारे में। संसद के अधिकारी, रुको 2 मिनट थोड़ा सा। देखो अनुच्छेद 89 क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 89 कहता है कि राष्ट्र, आगे हाँ, अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति होगा। तो सभापति कौन होंगे? राष्ट्रपति जी, सॉरी उपराष्ट्रपति जी और उप सभापति होती है। कि हाँ राज्यसभा में एक सभापति होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट जनरली होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत, शुरू में मैंने पढ़ा, और एक उपाध्यक्ष होते हैं। समझ रहे हो ना? तो इनकी पद की व्यवस्था अनुच्छेद 89 के तहत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उप सभापति होगा। ठीक है, अगर
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब अनुच्छेद 89 ये कहता है ना कि राज्यसभा का सभापति मीन्स चेयरमैन होंगे और एक ड्यूटी चेयरमैन होंगे, जिनकी नियुक्ति कैसे होगा, तो नियुक्ति उनको उसी के सदस्यों के द्वारा होती है। ठीक है, जनरली देखोगे ना तो जो राज्यसभा का सभापति होती है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, और राज्यसभा के जो सदस्यों का सदस्य होता है ना वही ड्यूटी चेयर चुनते हैं, वहीं से कोई सदस्य को चुन लिया जाता है। ठीक है, बहुत खुशी की बात यही है ना कि उपराष्ट्रपति जो है ना स्वाभाविक रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो मैंने अनुच्छेद 64 में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 90। देखो अनुच्छेद 90 में कहा गया कि उप सभापति का पद अगर रिक्त हो जाएगा और पद त्याग हो जाएगा तो अपने पद से हटाए जाना। समझ रहे हो ना, अनुच्छेद 90 में ये बोला गया है कि अगर मान लो कि उप सभापति का अगर पद रिक्त हो जाए या किसी कारणवश वो उन्होंने त्याग दे दिया हो या उनको पद से हटा दिया गया हो, तो ये शक्ति 90 में दिया गया है। मतलब 90 में कहा गया है कि राज्यसभा के जो ड्यूटी चेयरमैन होंगे उनकी पद वैकेंट हो जाए, रिजाइन दे दे या उनको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो क्या होगा, उनको चुनाव कराया जाएगा ना। तो उप सभापति जो होंगे ना वो वाइस प्रेसिडेंट को लिखित रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आती है ना कि कैसे, तो रिजाइन देती है ना तो सदन के जो बहुमत होती है ना मेजोरिटी, वहां दे सकते हैं, इस पे चर्चा में बोल सकते हैं, हटाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब है अनुच्छेद 90 में ये था अनुच्छेद, मतलब ना सिंपल समझो कि 91 में कहा गया कि सभापति के कर्तव्यों को जो पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने के जो उप सभापति की अन्य व्यक्ति की शक्तियां दिया गया। मान लो कि ये सभापति के जो भी कर्तव्य हैं वो उप सभापति को अन्य व्यक्तियों की शक्तियां दे सकता है। मान लो कि सभापति अवेलेबल नहीं है या खाली नहीं है, मतलब ना तो उसकी जो भी अगला जो होगा उप सभापति वही करेंगे। जैसे देखते हो ना कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो जो उनका उस पैनल से कोई जो नाम होता है ना वो रहते हैं। मतलब सिंपल समझो ना कि जो भी राज्यसभा की बैठक चल रही है, प्रश्न उठेगा अध्यक्षता कौन करेगा, तो मोस्टली देखोगे तो सभापति जी करते हैं या उप सभापति करते हैं, यही ना करते हैं, सभापति करेंगे या उप सभापति करेंगे। लेकिन बाई चांस दोनों नहीं है तो क्या होगा, तो दोनों नहीं है तो जो भी उस पैनल में जो भी मेन अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति के निर्भर करेगी और वहां से जो भी पैनल लिस्ट होंगे वहां से कोई उनकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, यही है, ऐसे है ना, ऐसे समझो। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, सभापति, कौन, वाइस प्रेसिडेंट। अगर मान लो अनुपस्थित हो तो फिर कौन करेंगे, उप सभापति, डिप्टी चेयरमैन उनकी अध्यक्षता करेंगे। मान लो ना उपराष्ट्रपति जी अवेलेबल हो ना डिप्टी चेयरमैन अवेलेबल हो तो फिर कौन करेगा, तो उनके लिए एक पर्सन एक्ट है ना उसके तहत हम कार्यवाहक चुनेंगे। ठीक है, ये बोला गया है कौन सा अनुच्छेद, 91 में। अनुच्छेद 92 में कि जब सभापति और उप सभापति के पद से हटाने के कोई विकल्प संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन का न होना। समझ रहे हो, देखो 89 में तो उनका पद राज्यसभा का सभापति उप सभापति किया गया है। फिर है 90 में उप सभापति का अगर पद रिक्त हो जाए, पद त्याग हो जाए, पद से हटाया जाना, ये बोला गया है। 91 में बोला गया कि अगर सभापति और उप सभापति दोनों का पद खाली हो तो कोई और व्यक्ति उस पर कार्य करेगा। लेकिन 92 में कहा गया है, निर्धारित किया गया है कि जो राज्यसभा के जो सभापति होंगे और उप सभापति को जो भी वेतन और भत्ते होंगे, अलावेंस, वो संसद के द्वारा दिया जाएगा, जो भी पावर होंगे ना वो सब दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी था ना वो राज्यसभा के पूरा ऑफिसर के बारे में बताया गया। ठीक है, 89 राज्यसभा का सभापति उप सभापति, 90 में उप सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन करना, सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उप सभापति या व्यक्तियों की शक्ति, और 92 में जब भी कोई सभापति या उप सभापति के पद से हटाए जाने की कोई भी विकल्प विचाराधीन हो तो उसे पीठासीन में न होना। ये है 92 के तहत। समझ रहे हो, समझ में आ गया। अब आते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो भी ऑफिसर वगैरह है उनको पढ़ते हैं।
देखो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो है वो 93 में बोला गया है। मतलब बोला गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे, लोकसभा अध्यक्ष, और एक उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये 93 में कहा गया है। ठीक है, जो अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी, और उपाध्यक्ष होंगे कोई तो मतलब ना लोकसभा का जो हाउस ऑफ पीपल होती है उनमें एक स्पीकर होता है, आपने देखा होगा, एक ड्यूटी स्पीकर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, इनका काम क्या होती है? बहुत सारे काम होती है, जो भी काम होती है ना इन्हीं का काम होता है। भूमिका देखो, सबसे पहले लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही इसका चुनाव कर लिया जाता है। लोकसभा का सदस्य ही रहते हैं, वही चुने जाते हैं। इनका कार्य क्या होती है? लोकसभा का अध्यक्षता करना। भूमिका क्या होती है? कार्यसभा की कार्यवाही के निष्पक्ष रूप से संचालित करना। पार्टी से मतलब ना पद संभालते ही निष्पक्ष रहना होता है। केवल बराबरी के वोट ही कर सकते हैं तभी। इस्तीफा उपाध्यक्ष को देना होगा। हटाने का प्रक्रिया बहुत नॉर्मल है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 94 में है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, पदत्याग होने पर हटाया जाना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होती है ना, अगर इस्तीफा देना हो, पदत्याग करना हो, हटाया जाना हो, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये हो गया अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 95 में देखो क्या बोला गया है। देखो सबसे पहले अनुच्छेद, देखो इसका समझते हैं कि अनुच्छेद ये जो है ना लोकसभा का अध्यक्ष का मेन कार्य क्या होता है, तो पता है क्या होता है? आपको पता ही होगा, संसद की कार्यवाही का संचालन यही करते हैं। सबसे पहले जो अनुशासन होता है ना, डिसिप्लिन मैनर होना चाहिए, मेंटेन ऑर्डर, यही करवाते हैं। संसदों के जो बोलने की अनुमति होता है यही करवाते हैं। फिर विधेयक का जो प्रस्ताव का संचालन होता है यही करवाते हैं। फिर अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 110 धन विधेयक है, वो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, यही साबित करते हैं। फिर लोकसभा की जो भी समिति बनती है ना, जैसे प्रांकलन समिति, आगे पढ़ेंगे लोक लेखा समिति, ये वो सब की नियुक्ति यही करते हैं। और जब भी वोटिंग होती है ना, तो 100 अनुच्छेद 100 के तहत ये वोट कर सकते हैं। तो इनका काम बहुत बढ़ जाता है। उपाध्यक्ष का भी कार्य है कि जब मान लो कि लोकसभा अध्यक्ष ही ना हो तो फिर उनका कार्य उपाध्यक्ष साहब करेंगे। मतलब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष साहब करेंगे। अध्यक्ष के समान शक्तियों का जो भी प्रयोग है ना वो उपाध्यक्ष करेंगे, जब वो अध्यक्ष ना हो तब। किसी कारण बस अध्यक्ष की पद रिक्त हो जाएंगे तो कार्यवाहक अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा इनका 93 के तहत है। 94 में क्या है कि अगर अध्यक्ष का पद उपाध्यक्ष का पद रिक्त खाली हो जाए तो फिर प्रक्रिया है। 95 में है कि अध्यक्ष के पद को कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष की अन्य विशिष्ट शक्तियां दी गई है। जैसे मान लो कि अनुच्छेद 95 में यही कहा गया है कि जो भी कार्य अगर अध्यक्ष जी अनुपस्थित हो तो जो भी कार्य करेंगे उपाध्यक्ष वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। सैलरी, वेतन, भत्ता, पावर सब अनुच्छेद 95 तक उनको मिल जाएगा। अनुच्छेद 96 कह रहा है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन का ना होना। मतलब ये कह रहा है पीठासीन का ना होना का मतलब समझ रहे हो ना? देखो इसको मैं समझाता हूँ देसी भाषा में। मतलब देखो जब कोई भी अध्यक्ष ना हो और कोई भी उपाध्यक्ष ना हो और कोई भी संकल्प मान लो विचाराधीन हो, संकल्प मतलब समझ रहे हो बिल विचाराधीन हो, तो उसका पीठासीन ना होना मतलब उस पर कोई बहस वहस नहीं होगा। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस प्रस्ताव का अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है जिसमें उसने पद से हटाया प्रस्तावित हो गया हो। समझो, क्योंकि ये 96 में बोला गया है। जैसे मान लो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और उसी समय स्वयं सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? ये बोला गया सिंपल भाषा में। मतलब ना कि अगर मान लो अध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रहा हो तो उस समय वो अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो अनुच्छेद 96 में। और इसी तरीका से यहाँ था अनुच्छेद, ये था अनुच्छेद कौन था? 92 में कौन थे वो? ये सभापति और उपसभापति। मान लो सभापति और उपसभापति का बिल आ गया है कि इनको हटा देना है तो उस समय क्या होगा? वो अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे राज्यसभा का। समझ रहे हो ना? इसी तरीका से 96 में बोला गया है कि मान लो कि हमें लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो
या उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो वो तो हटाने वाले मामला है, तो फिर वो अध्यक्षता उस समय नहीं करेंगे। ठीक है। 97 में कहा रहा है, 97 में क्या कह रहा है कि उनके सभापति और उप सभापति का जो वेतन और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो होंगे वो 97 में मेंशन किया गया। 98 में है संसद का सचिवालय होगा। संसद का एक स्पेशल सचिवालय होता है। आप सभी जानते हो कि संसद का एक अपना सचिवालय होता है, इसी में ना कैबिनेट, ये कैबिनेट सचिव होते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो, समझ रहे हो ना। ये खुद का सचिवालय है संसद का। मतलब ना कि जो भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो वो स्वतंत्र सचिवालय द्वारा होगा, मतलब सेपरेटेड सेक्रेटरी द्वारा होती है। जो भी सदन की कार्रवाई हो, प्रशासनिक कार्य का संचालन करना हो, सब संसद के सचिवालय के तहत होगा। समझ रहे हो ना। हर सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, हर एक का अपना सचिवालय होता है, सेक्रेटरीड होता है। और संसद चाहे तो सचिवालय के जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है ना, रिक्वायरमेंट, वो आप जानते हो कहाँ से होती है, सर्विस कंडीशंस के तौर पे कानून बना के कर सकती है। मोस्टली आप देखोगे ना तो या तो आईएएस अधिकारी होते हैं या तो सीजीएल के थ्रू जाते हैं। मोस्टली आप आईएएस अधिकारी ही देखोगे जो काफी एक्सपीरियंस वाले पर्सन होते हैं। इनका काम क्या होता है, सचिवालय का काम क्या होती है, दोनों सदनों को स्वतंत्र रूप से फंक्शनिंग करवाना, काम करवाना। जो भी संसद की कार्यवाही चल रही है ना, कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव से प्रभावित ना हो, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना, वो प्रशासनिक कार्य है वो नियंत्रण में रहे। लेकिन ये काम किसके अधीन करेंगे, ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीन करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। संसद के लोकसभा, संसद के मतलब ना राज्यसभा का भी एक सचिवालय होगा और लोकसभा का भी एक सचिवालय होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो 99 में क्या बोला गया, संसदों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। देखो जो भी एमपी बनेंगे उनको शपथ लेना कंपलसरी कर दिया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, तो ये अनुच्छेद 99 के तहत लेते हैं। संसदों का जो शपथ और प्रतिज्ञा होता है वो अनुच्छेद 99 के तहत लिया जाता है। मतलब अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि या तो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, जब भी आप संसद सदस्य बनते हो तो आपको ओथ लेना होगा। अगर आप ओथ नहीं लोगे तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, बहुत सारे रूल बनाया गया है। ठीक है, और आपको पता है कि ये ओथ लेने वाले, शपथ लेने वाले कहाँ मेंशन किया गया, अनुसूची 3 में। अनुसूची 2 में तो वेतन है, अनुसूची 3 में क्या बोला गया है, शपथ। ठीक है, जो भी संसद के जो भी लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, संसद की एकता बनाए रखना, अखंडता, संप्रभुता, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो सब यहाँ पे शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, अब है अनुच्छेद 100। देखो अनुच्छेद 100 जो है, ये कहा गया है ना कि जब भी कोई भी, देखो संसद के मतदानों को रिक्त होते हुए भी संसद की कार्य की शक्ति और गतिपूर्ति। देखो कभी कभी क्या होती है ना, कोई ऐसा बिल होता है जो कॉन्ट्रोडक्ट हो जाता है, मतलब वोट बराबर हो गया, तो इस समय जो वोटिंग का होती है ना, गणपूर्ति का, वोटिंग का या अटेंडेंस का, ये मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट होती है। गणपूर्ति वाला, गणपूर्ति ये काम कौन करते हैं, 1/, गणपूर्ति होने के लिए कितना चाहिए, 1/10 चाहिए, मेंबर चाहिए मिनिमम। अनुच्छेद 100 यही कहता है ना कि संसद के दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा की बैठक में जो भी वोटिंग होगा, उपस्थिति होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, उनके तहत क्या होगा, बहुमत चाहिए। और प्रत्येक सदन या तो लोकसभा हो या राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने में मेजोरिटी होना पड़ता है। अब मान लो सदन के जो सभापति है या अध्यक्ष है या चेयरमैन है वो भाग ही नहीं लिए, तो क्या होगा, मत की संख्या अगर बराबर हो जाए तो उस समय निर्णायक जो वोट होते हैं ना वो देते हैं। कौन देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। मतलब संसद के जो प्रत्येक सदन होती है ना, उनके बावजूद भी ये कार्य करता है। और इनके आपको बताया कि जो गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की जरूरत पड़ती है, कोरम जिसको बोलते हैं, कोरम। आपको पता है ना कि हमारे जो संविधान में लोकसभा का बहुमत कितना चाहिए, 545 है। अभी 545 है, तो इसका कितना बहुमत चाहिए, 55 सदस्य होना चाहिए, तभी कार्यवाही शुरू होगी। और राज्यसभा में 245 है, कम से कम 25 सदस्य होना चाहिए, तभी होगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो।
यदि मतदान में या संख्या के बराबर हो जाए तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा में चेयरपर्सन लोकसभा अध्यक्ष वोट करेंगे और अध्यक्ष वहां पे क्या बोलते हो, राज्यसभा में क्या करेंगे, सभापति करेंगे, वोटिंग करते हैं, निर्णायक वोट वही देंगे। कौन सा, अनुच्छेद 10 मीन्स गणपूर्ति करने के लिए। समझ में आ गया? सीधा समझो ना कि संसद के मतलब संसद के सदस्यों के अगर मतदान कोरम और उपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 100 से वोटिंग किया जाता है। ठीक है, गणपूर्ति मतलब कार्यवाही चलाने के लिए बहुत बड़ा निर्णायक वोट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो एक बार और थोड़ा सा ऊपर समय रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से देखो, अनुच्छेद 79 क्या कहा गया है, संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा की संरचना, 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पूर्ण संयोजन होगा। 83 संसदों की अवधि, कार्य अवधि कितनी होगी, संसदों के सदस्य की योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन 84 में कहा गया है। 85 में है संसद के सत्र, सत्रवाहन और विघाटन होगा। 86 में है संसदों के जो भी अभिभाषण होंगे या उनको संदेश भेजने का कार्य राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है, या तो लोकसभा में भेज सकते हैं या राज्यसभा में, ये 86 के तहत है। 87 में है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। देखो 86 जो होगा वो मैंडेटरी नहीं होगा, वो राष्ट्रपति भेज सकते हैं ना भेज सकते हैं उन पर डिपेंड करता है, या ज्वाइंट सेशन भी बुला सकते हैं, जो भी होगा उनको अपनी इच्छा पे काम करेगा। लेकिन जो 87 है ना, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये कंपलसरी होता है, राष्ट्रपति को करना होता है। कब करते हैं, जब बजट सत्र के एक दिन पहले, नहीं तो जो नया सेशन शुरू होता है ना, जब कोई पार्लियामेंट बनती है, जैसे मोदी जी नए सरकार में आए तो पहले दिन का जो शुरुआत होती है ना, राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। 88 में बोला गया संसद की जो भी मंत्री और महानुभावी हो गए उनके अधिकार दिया गया। जैसे मान लो कोई मंत्री अगर राज्यसभा के हैं तो लोकसभा में जाएंगे, बोलेंगे, बैठेंगे, विचार करेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट वहीं देंगे जहां पे उनका अपना सदस्यता है। ठीक है, लेकिन महानुभावी तो बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वोट कहीं नहीं दे सकते। 89 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति होगा और एक उप सभापति का पद दिया गया है। 90 में उप सभापति का रिक्त होना, पदत्याग होना, पद से हटाया जाना 90 में कहा गया। 91 में कहा गया है कि सभापति के जो भी कर्तव्य का पालन या सभापति के रूप में कार्य करेगा, उप सभापति की सारी शक्तियां होगी। ठीक है, जैसे 91 में कहा गया ना कि अगर सभापति ना हो, उप सभापति भी ना हो, तो कोई थर्ड आदमी तो करेगा ना सभा का संचालन, तो वही पैनल में से करते हैं, तो सारी शक्ति